हाय दोस्तों, मैं आप लोगों को हिंदी, जैसे कि आप लोग जानते ही हैं कि आजकल बढ़ती दौर पे भारी बेरोजगारी हो गई है। नौकरियां बहुत कम आ रही हैं, बच्चे बहुत ज़्यादा हो गए हैं। इसीलिए किसी भी नौकरी में अपने आप को सेव करने के लिए एक शिक्षा अहम भूमिका बन गई है। इसको सभी लोग करते तो हैं, लेकिन तन मन धन से नहीं करते हैं और इसी कारण से वो अपने आप को बेरोजगार समझते हैं, शिक्षित होते हुए। लेकिन अगर देखा जाए तो ये आम हो गई है, क्योंकि सभी लोग जानते ही हो कि ऐसा समय चल रहा है कि नौकरियों में बहुत ज़्यादा मारामारी है। बच्चे इतने ज़्यादा फॉर्म भर देते हैं, इतना ज़्यादा फार्म भर देते हैं कि जो है फार्म भरने की वजह से संख्या काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। नौकरियों की सीटें बहुत कम रहती हैं। उन्हीं सीटों को कंफर्म करने के लिए, जैसे आप लोग कोई भी सभी नौकरियों के लिए, मैंने लिखा है सभी नौकरियों के लिए, कोई भी नौकरी कर रहे हैं, अगर उसमें आपका हिंदी का सिलेबस है, हिंदी जो कि विभिन्न नंबरों में पूछी जाती है, जैसे कहीं पे 20 नंबर की, कहीं 25 नंबर की, कहीं पे 30 नंबर की, कहीं भी 50 नंबर की, कहीं कहीं तो 100 का 100, यानी कि इतने नंबरों में ये पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नंबर। अगर आप अच्छे से हिंदी की तैयारी करते हो हमारे साथ या किसी और के टीचर के साथ, तो आपको ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म है जिसके द्वारा आप एक हिंदी सब्जेक्ट की मैं बात कर रहा हूँ, इसकी अच्छे से प्रिपरेशन और तैयारी कर सकते हो, अपने आने वाले भविष्य को बना सकते हो। ठीक है, तो ये तो है। आप 20 में 20, 25 में 25, 30 में 30 और 50 में 50, 100 में से तो 100 नहीं कह सकते हैं, लेकिन 100 में से आप अगर अच्छे से करें तो 99.1 आप जरूर ला सकते हो। ये आपके लिए बहुत कठिन कार्य नहीं है। इसी के विषय में आज हम चर्चा करेंगे पूरे हिंदी के संपूर्ण सिलेबस पर। इसमें कुछ नहीं बचा है, मैंने सारा लिख दिया है बोर्ड पे और एक एक करके चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हिंदी की। तो ये हिंदी हमारी एक राष्ट्रीय भाषा है, जननी है, जानना और बोलना हमारी आम भाषा है। अगर इसके बारे में हमें जानकारी नहीं होती है तो परीक्षा में, नौकरी में इसके आने पे और फेल हो जाने पे क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं है। तो अपनी भाषा के बारे में पढ़ने के लिए सबसे पहले बात आती है वर्णमाला। वर्णमाला की अगर बात किया जाए तो वर्णमाला होती है, जैसे अल्फ़ाबेट कहते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में वर्णमाला। तो वर्णमाला की बात करें तो ये संपूर्ण 52 वर्ण होते हैं, कहाँ से लेकर आ से लेकर के टोटल 11 तक। ये हमारे पूरा संपूर्ण 52 अक्षरों की एक वर्णमाला है। आ ई ई ओ औ अं आ का खा ग तक पूरा। इसी वर्णमाला के यानी कि एक एक ध्वनि, एक एक वर्ण हमारा क्या है, ये जो है इसी हिंदी भाषा को बोले, जैसे हम बोलते हैं कोई भी चीज़ बोलते हैं, या ये मार्कर है, इस मार्कर से ऐसे मैं मारा, किसकी आवाज़ है? टिक की। तो टिक, अगर टिक, ये तो भाववाचक, भाव में हम समझ रहे हैं कि टिक आवाज़ आ रही, लेकिन अभी इसी को लिख दिया जाए, कैसे लिखा जाए? तो टिक, टिक लिखा गया। टिक लिखा गया यानी कि इस टिक को लिखने के लिए बिना ये वर्णमाला के अक्षरों का ही प्रयोग हम इसको दर्शा नहीं सकते हैं और दिखा नहीं सकते हैं। बता सकते हैं लेकिन दिखा और स्पष्ट नहीं कर सकते हैं। तो इसी वर्णमाला में हम पढ़ेंगे आ से लेकर ज्ञा तक। उसके बाद इन्हीं वर्णों के कुछ मेल परिवर्तन से ही हम संधि सीखेंगे और संधि के प्रकार सीखेंगे और इसका क्या क्या मतलब है,
कैसे आसान से आसान ट्रिक से ट्रिक मेथड से हम पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तीसरे नंबर पे आता है रस। जैसे कि कोई भी रस हो, ये हिंदी में भी एक रस नाम का एक महत्वपूर्ण अपना स्थान है, जिसके द्वारा हम इस रस को अच्छे से पढ़ेंगे और सभी प्रकारों को देखेंगे। अलंकार, ठीक है, अलंकार भी पढ़ेंगे। अलंकार के भेद प्रकार, वैसे तो सब लोगों को पता होगा कि अलंकार दो प्रकार से होते हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार। ठीक है, तो इन अलंकारों के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, पूरा विस्तार से, कुछ नहीं बचेगा। एक बार पढ़ करके हमसे देखिए, गारंटी है अगर आपका हिंदी में कोई भी एग्जाम देने जाओ, अगर आप फेल हो गए तो मैं कभी भी पढ़ाऊंगा नहीं, पढ़ाना बंद कर दूंगा। समझ लो, इतनी गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि हिंदी मेरे साथ पढ़ लो, कभी आपकी हिंदी गलत ही नहीं होगी। ऐसे याद करवा दूंगा, चुटकियों में याद करवा दूंगा कि आप कहोगी कि हाँ सर क्या आप पढ़ाए। एक बार पूरा वीडियो, यानी कि पूरा जीरो से लेकर हीरो तक, जीरो से हीरो तक का हमारा सफ़र रहेगा। और इस जीरो से हीरो में हम इतना अच्छे से तैयार कर लेंगे कि जीरो पे हैं मगर हीरो बन के दिखाएंगे, यानी कि हम उस काबिल बन के दिखाएंगे जो हम सभी लोग चाहते हैं, एक सरकारी सीट यानी कि सरकारी नौकरी, यानी कि एक जॉब लेना। उसके बाद बात है छंद को पढ़ेंगे। ठीक है सब। उसके बाद वाक्य शुद्धि पढ़ेंगे, वाक्यों को यानी शब्दों की शुद्धि। शब्दों को जानते तो हैं, लेकिन शुद्ध अशुद्ध क्या कैसे पहचानेंगे, क्या गलत है सेंटेंस में, वाक्य में, इसको देखेंगे और बताएंगे। उसके बाद बात आती है समास। समास जैसे कि संधि पढ़ोगे तो वर्णों के मेल से बनता है, लेकिन समास एक ऐसा है, ये शब्दों के मेल से बनता है। दो शब्द मिलेगा और तीसरा शब्द आपके सामने खड़ा हो जाएगा और उसका एक स्पष्ट बढ़िया भावपूर्ण अर्थ होगा, इसको देखेंगे। उसके बाद बात आती है संज्ञा। संज्ञा की बात आती है तो संज्ञा को पढ़ेंगे, यानी कि जितने भी हम इस संसार में कोई भी वस्तु है, स्थान है, व्यक्ति है, पहचान है, सबका एक ना एक अपना नाम है। वो नाम ही उसको डिनोट करता है कि ये हम संज्ञा, जैसे ये हम पेन लिए हैं, ये पेन भी एक संज्ञा है, या मैं पढ़ा रहा हूँ, मेरा भी कोई नाम है, वो भी एक संज्ञा ही है। चलो आगे देखते हैं। अगला देखते हैं तो है सर्वनाम। कभी कभी इस संज्ञा के स्थान, जैसे कि कोई भी गद्यांश पद्यांश या कोई किसी को ज़्यादा बार बुलाना होता है, उसके स्थान पर नाम न लेकर के कोई शब्द ले करके, कोई शब्द को बोल करके उसको बुलाया जाए, जैसे वाह, उसके, मुझे, आप, ये सब क्या है, सर्वनाम है। सर्वनाम के प्रकार भेद कैसे कैसे हैं, सब अच्छे से पढ़ेंगे। उसके बाद बात आती है विशेषण। विशेषण के मतलब हिंदी में इन शब्दों के क्या विशेषण है वाक्यों के, इसको जानेंगे। उसके बाद आती है क्रिया। क्रिया का मतलब ही होता है किसी काम का होना, अर्थात किसी भी वर्क का होना, काम का होना, लिखना, पढ़ना, उठना, बैठना, ये सब क्रिया है। क्रिया को डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद अव्यय की बात करते हैं, तो अव्यय का मतलब है हिंदी में कुछ ऐसे शब्द हैं जिसकी ज़रूरत ना होते हुए भी उसको पढ़ना पड़े, वो हमारा क्या है, अव्यय है। तो अव्यय को जानेंगे। उसके नंबर आता है 13 पे काल को पढ़ेंगे। टेंस जिसे कहते हैं। काल में 3 कालों में हमारा ये समय, टाइम जो है बटा हुआ है। नंबर 1 है, जैसे उसमें अगर देखा जाए वर्तमान काल, जैसे मैं अभी यहाँ पढ़ा रहा हूँ तो मेरा अभी का ये वर्तमान है, पढ़ा के चला जाऊँगा, कल देखोगे ये वीडियो तो ये हमारा पास्ट हो जाएगा, मतलब बीत चुका है। उसके बाद जिसको हिंदी में कहते हैं भूतकाल हो जाएगा। उसके बाद तीसरा हो जाएगा भविष्य काल, यानी कि कभी भी आप देखोगे कि ये भविष्य में, यानी कि हमारी ना रहने के
भी इसको आप देख सकते हो, पढ़ सकते हो। ठीक है, उसके बाद बात आती है लिंग की। लिंग की बात आती है तो जैसे कि सभी लोग जानते ही हो, लिंग में स्त्रीलिंग और पुल्लिंग होता है, 2 लिंग होते हैं हिंदी में। वचन की बात करें तो वचन में वचन 3 प्रकार के हैं, जैसे कि एक वचन, 2 वचन और बहुवचन। ठीक है, हिंदी में आगे चलते हैं तो हमारा है कारक। कारक को भी पढ़ते हैं, जिससे शब्दों को 2 खंडों में या कई खंडों में है तो उसको जोड़ने का काम हम कारक से करते हैं। ठीक है, उसके बाद लोकोक्तियाँ। लोकोक्तियों को हम जानते हैं मुहावरे, कहावतों के रूप में। ठीक है, आगे पढ़ेंगे वाक्यांशों के लिए एक शब्द, जैसे कि कहा जाए कि एक लंबा चौड़ा शब्द, यहाँ से लेकर वाक्यांशों के लिए एक शब्द निर्माण। ठीक है, तो इसी को जैसे अगर कहा जाए महान है जो आत्मा, इतना बड़ा सा वाक्य है, महान है जो आत्मा, उसको अगर एक शब्दों में कहा जाए तो उसको कहेंगे महात्मा। महात्मा एक शब्द हो जाएगा। ठीक है, महात्मा, महान है जो आत्मा। ठीक है, ऐसे तमाम शब्दों को देखेंगे और अच्छे से जो इम्पोर्टेंट है अच्छे वही आप लोगों को बताएंगे, जो इम्पोर्टेंट परीक्षाओं में आपको देखने को मिलेंगे या मिलते हैं। आगे चलते हैं तो पढ़ेंगे विलोम शब्द। विलोम शब्द का मतलब ये होता है किसी शब्द का उल्टा, यानी कि रात का दिन, दिन का रात, यानी सुबह का शाम। ठीक है, ये सब पर्यायवाची शब्द पढ़ेंगे, यानी कि एक ही शब्दों को कितने नाम दिए गए हैं, ये पर्यायवाची शब्द होंगे। ठीक है, तो तमाम ऐसे इंपॉर्टेंट पर्यायवाची विलोम पढ़ेंगे। फिर बात आती है तत्सम। तत्सम शब्द वो शब्द है जो संस्कृत की भाषा में रहते हुए हमारी हिंदी भी भाषा में उसका उपयोग किया गया। और इसी प्रकार तद्भव। तद्भव का मतलब ये हिंदी में ही बिना परिवर्तित किए जो शब्द हैं उसी को तद्भव कहते हैं। यानी कि तत्सम और तद्भव देखेंगे, उपसर्ग और प्रत्यय देखेंगे। उपसर्ग का मतलब होता है कि उप, यानी कि आगे लगेगा। उपसर्ग आगे लगता है किसी शब्द में, प्रत्यय जो लगता है शब्द के पीछे ही लगता है, तो उसको देखेंगे और अच्छे से जानेंगे। चिन्हों की बात करें तो हमारे शब्दों में अगर चिन्हों का भाव ना रहे तो हम समझ ही ना पाए कि ये भाव यानी कि वाक्य क्या कह रहा है, और उसको हम पढ़ने में बहुत कठिनाई होगी, अर्थ की तो बात ही बहुत दूर। ठीक है, उसके बाद इतना जानने के बाद पद्यांश और गद्यांश पढ़ेंगे। यानी कि सबसे बड़ा रोल ये देता है परीक्षाओं में कि 5 नंबर के एक पद्यांश देगा, 5 नंबर 5 क्वेश्चन देगा, और 5 क्वेश्चनों का आंसर इसी गद्यांश और पद्यांश से मिल जाता है। तो ये सबसे आसान है और अपनी परीक्षा में अपने अंक को एकत्रित करने में अहम भूमिका है। ठीक है, उसके बाद पढ़ेंगे हम हिंदी साहित्य। हिंदी साहित्य में रचनाएं और कवि, यानी कि कौन सी रचना किसने लिखा है, कौन कौन परीक्षाओं में इम्पोर्टेंट है, ज़्यादा पूछी जाती है, उस पर चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारा पूरा संपूर्ण हिंदी का सिलेबस किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देने के लिए। तो ये हमारा हिंदी व्याकरण का सिलेबस है जो हम एक एक टॉपिक करके पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।